विकास का महत्व, इसके बारे में जानना। तो क्या कहते हैं वृद्धि और विकास के बारे में। वृद्धि और विकास के बारे में कहते हैं भाई इससे हम क्या कर सकते हैं, एक बालक के भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। अगर हमें विकास के बारे में जानना चाहते हैं ना, अगर हमें एक बालक के वृद्धि के बारे में पता हो कि वो किस फील्ड में जा सकता है, कैसे, अगर मान लो कि बच्चे के कहते हैं ना, वो मैंने पहले भी एक बात कही थी कि पूत के पैर तो पालने में ही दिखाई दे सकते हैं। अगर एक बच्चा शुरू से होशियार है तो उसको पढ़ाई के फील्ड में, ठीक है, ये IAS लेवल वो के तरज पर वो आगे बढ़ सकता है। अगर एक बच्चा खेलने में होशियार है तो उसे खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जा सकता है। तो वृद्धि और विकास का इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि विकास के स्तर पर बच्चे को किस क्षेत्र में जाना चाहिए या उसे भेजना चाहिए। बालकों में सामान्यता तथा या असामान्यता की मात्रा का अनुमान लगाकर उनकी उचित वृद्धि या विकास में सहयोग प्रदान हम कर सकते हैं। बिल्कुल सामान्यता और असमानता ये वही बात होगी, उसी के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, उनकी वृद्धि और विकास में सहयोग प्रदान कर सकते हैं। बालक के सर्वांगीण विकास में भी हेल्पफुल होते हैं वृद्धि और विकास। बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, नैतिक और सभी विकास में क्या होते हैं, वृद्धि और विकास का बहुत ज़्यादा महत्व है। किसी एक पहलू पर ध्यान न देने से सभी प्रकार के पहलुओं में हो रही प्रगति में बाधा भी पड़ती है। बिल्कुल सही बात है। यदि हम ये देखेंगे ना भी बच्चा ठीक है, शारीरिक रूप से अगर वो ठीक नहीं है, मान के चलो अगर वो शारीरिक रूप से ठीक नहीं है तो पक्की बात है वो मानसिक रूप से भी ठीक नहीं होगा। अगर वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होगा तो वो बौद्धिक रूप से भी ठीक नहीं होगा, तो उसका मन ही कहीं नहीं लगेगा, ठीक है। तो वो खुद ही क्या करेगा, अपनी नज़रों में गिरता रहेगा। तो एक पहलू में भी अगर वो ज़्यादा कमज़ोर है तो अन्य पहलू पर वो उसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इस बात का ज्ञान हमें परस्पर संबंध के सिद्धांत के द्वारा करना चाहिए। आपस में सभी पक्ष का संबंध आपस में रखना चाहिए। आने वाली समस्या या परिवर्तनों के लिए हमें अपने आप को तैयार करने में समर्थ रखना चाहिए कि बालकों में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, इसलिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। आगे फ्रेंड्स, कौन कौन से संप्रदाय होते हैं साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में, उनका मुख्य प्रकरण क्या होता है, विधि, और उनको किसने बताया था, किसने उसके बारे में सबसे पहले उसका प्रवर्तक कौन थे, ठीक है, बताने वाले कौन थे, उसका प्रारंभ कब हुआ था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन है, ये एक फैक्ट क्वेश्चन आपको याद ही रखने होंगे। जैसे कि संरचनावाद के बारे में स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में बताया था, वो उसका मुख्य प्रकरण क्या होता है, संवेदना के ऊपर ये टॉपिक है। और विधि कौन से अपनाई जाती है, संवेदना होती है, अंतर्दर्शन को होते हैं, ठीक है, अंदर की तरफ होती है, अंतर्दर्शन प्रयोग इसके ऊपर किया जाता है। वुंट और टीचनर ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था 1879 में, ठीक है, 1879 में। प्रकार्यवादी में कार्य करना है, तो कार्य किस चीज़ का करना है, व्यवहार का करना है। अंतर्दर्शन होता है, निरीक्षण होता है। एजल और डीवी ने इसके बारे में बताया था 1900 में। व्यवहारवाद के बारे में, व्यवहार देखना, पशु का निरीक्षण करेंगे दूर से खड़े खड़े भी पशु किस हिसाब से व्यवहार करता है, पावलव और वाटसन ने, ठीक है, इन्होंने तो वैसे भी जानवरों के ऊपर बहुत सारे अध्ययन किए थे 1912 में। समग्रवाद के बारे में, ठीक है, अगर हमें पूरा समग्र करना है तो प्रत्यक्षीकरण देखना पड़ेगा, स्मरण रखना पड़ेगा उस विधि के बारे में, और अंतर्दृष्टि, अंदर से भी झांकनी उस विधि को पड़ेगा। अंतर्दृष्टि निरीक्षण प्रयोग है वर्दिमर, कोहलर, कोफका, लेविन, इन चारों ने इसके ऊपर शोध किया था, ठीक है, 1912 में। मनोविश्लेषणवाद के बारे में अचेतना अवस्था, परीक्षा निरीक्षण विधि, फ्राइड, एडलर, जुंग ने इसके बारे में बताया था, और 1900 शताब्दी के अंतर्गत इसको बताया गया था। तो ये संप्रदाय थे जो हमको थोड़े से बार बार देखने चाहिए और उनको याद रखना चाहिए। आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आई है। अगर फ्रेंड्स समझ में आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।